वेलकम। थैंक यू। आ ओम गए। शांति। कल तो बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया। यूं कहे कि सारी रात इस पर चिंतन भी चला कि कैसे देखो ये बहनें बलिहार गई है प्रभु पिया के ऊपर। हाँ तो जी। बस एक लाइन याद आ रही थी कि हाँ पीवत प्रभु प्रेम रस चढ़ी खुमारी, पीवत प्रभु प्रेम रस चढ़ी खुमारी। और प्यारे साथियों, खुमारी एक ऐसी स्थिति है, न होश है न बेहोशी है। तो देखो, इस पुरानी दुनिया में अब होश नहीं है, पुरानी दुनिया से बेहोश है, और होश आत्म स्थिति अब हो गई है। तो आत्म स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा की याद में स्थित है, तो कितना सारा होश है। सारे क्लब की बातें अब बुद्धि में आई है, तो होश ही होश है। तो पुरानी दुनिया से बेहोश और इस ज्ञान मार्ग के अंदर होश ही होश। तो पीवत प्रभु प्रेम रस चढ़ी खुमारी, ये स्थिति बहुत सुंदर और आनंददायी है। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये दास्तान और आगे बढ़ेगी और हम सबको फायदा होने वाला है, तो बहुत अच्छा है। स्वागत है आपका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इंग्लिश में एक जैसे एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स मतलब गुजराती में उसको क्या कहते हैं, जो पगला का प्रिंट होता है ना, वो अपनी तो छाप ये छोड़ जाना, अपनी सॉरी। छाप छोड़, अपनी हाँ छाप छोड़ जाना। हाँ हाँ। तो फुटप्रिंट्स की लौकिक दुनिया की कहावत है, लेकिन वो हमारे संगम युग में बहुत सूट करता है। तो एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सागर के किनारे चल रहा था और मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे पांव के प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स दो थे और उसके पीछे दो और थे जो नहीं दिखाई पड़ता था वो व्यक्ति का। तो मैंने भगवान को बोला कि भगवान, ये तो मेरे फुटप्रिंट्स है, लेकिन उसके पीछे जो किसी का आ रहा है वो कौन है जो मैं नहीं देख सकता हूं। तो भगवान ने कहा वो मैं हूं, मेरे फुटप्रिंट्स है, मैं तेरे को मतलब संभाल रहा हूं, तो मैं पीछे पीछे आता हूं। तो बहुत खुश हो गया कि मैं भगवान को देख तो नहीं सकता, लेकिन वो मेरे को संभाल रहा है, गार्ड कर रहा है। और फिर उसने वो नोटिस किया कि जब जब उसकी लाइफ में बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पीछे खाली दो ही फुटस्टेप्स होते हैं, चार नहीं, मतलब हाँ चार नहीं होते। तो उसको लगा कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भगवान मेरे पीछे पीछे आता है और मेरा ध्यान रखता है। जब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है तो क्या मैं अकेला अकेला चल रहा हूं, भगवान मेरे पीछे पीछे नहीं आता है, मेरे का ध्यान नहीं रखता। तो उसे भगवान को पूछा, तो भगवान ने कहा कि तब वो मेरे ही फुटप्रिंट से, तेरे नहीं है। तो बोला तो मेरे कहाँ है? तो बोला मैंने तुमको गोद में उठा लिया है, तो इसलिए तेरे नहीं है। तुमको जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं तुमको कैरी करता हूं, उठा लेता हूं और मैं चलता हूं। तो कहने का भावार्थ ये है कि ऐसे तो जीवन में बाबा हमारा हमेशा साथी है, लेकिन जब परीक्षाएं आती है, प्रॉब्लम आता है, कर्म के हिसाब किताब आते हैं, तो तब हम समझते हैं हम अकेले अकेले चल रहे हैं, लेकिन बाबा हमें उठा लेता है अपनी गोद में। तो ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि कैसे बाबा हमको आराम से उठा करके वो चलता है, और जो भी छोटी या बड़ी मंजिल है तो वो मंजिल पर बाबा हमें पहुंचा देता है। तो आज मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ
कि परीक्षाएं आती है, दुविधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें बाबा मुझे कैसे मदद करता है वो मुझे देखना है। वो ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी तीसरे नेत्र की बुद्धि से, तीसरे नेत्र से हम आराम से उसको देख सकते हैं। तो मेरा एक अनुभव ये है कि काफी साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है लेकिन 20 साल तो हो ही गया होगा। तो एक यहाँ अफ्रीका में कंट्री है मोज़म्बिक। अभी तो वहां दो दो बाबा के घर है, लेकिन जब नहीं था, और आपको याद हो कल मैंने बताया था कि मैंने वेदांती बहन को बोला कि वो एम्बेसडर ने हमको बोला है, इसलिए मैं अभी ऐसी ऐसी कंट्री में जाकर के थोड़ा सेवा का ट्राई करती हूँ। तो मैं मोज़म्बिक गई थी। मोज़म्बिक फॉर्मर पोर्चुगीज कॉलोनी है और वहां पर 30 इयर्स जितना वॉर चला, आप लोगों ने सुना भी होगा। और वहां पर कभी भी हम लोग रियली ऑफिशियली सेंटर खोलने के लिए कभी नहीं गए थे, लेकिन कई बहनें जाके आई थी, मैं कभी नहीं गई थी। तो मैं जा रही थी, तो दो एक्सपीरियंस मेरे वहां हुए। एक तो जब मुझे जाना था, तो वहां का एक सेकंड टाउन है बेरा करके, तो रात को मेरी फ्लाइट 10:30 बजे लैंड होती है। तो सब सेंटर वाले बहुत चिंता कर रहे हैं कि रात को एक तो लेट पहुंच रहे हो, आप कहाँ जाएंगे, आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा, आपका सामान बहुत हैवी है क्योंकि बुक्स और लिटरेचर है, टोली है ब्राह्मणों का, तो यही होता है। तो मैंने कहा कोई और फ्लाइट है ही नहीं, इसलिए मैं दिन में नहीं जा सकती हूँ, कुछ हो जाएगा। तो मेरे को सेंटर से, घर से बहुत कुछ खाना भी भर के दिया और मैं वहां लैंड हुई। तो मेरे को भी डीप डाउन अंदर थोड़ा वरी तो था कि मैं रात को कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ। चलो, मैंने हिंदू कम्युनिटी को मेन सिटी में मपुटो में लिखा था कि मैं आ रही हूँ, और ये भी लिखा था कि मैं वाया बैरा आ रही हूँ, लेकिन मैं और किसी को नहीं जानती थी। तो मैंने प्लेन में एक दो लोगों से बात किया कि आप लोग कहाँ से हो, तो बोला मैं वो सिटी से हूँ, वो सिटी से। मैं कहा आपने कोई, आप जानते हो कोई बेरा में, तो बोला नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। फिर मैं बैठ गई बाबा की याद में। मैंने कहा बाबा अभी मैं छोड़ दूं, जो भी होगा वो देख लेंगे, अभी मुझे लैंड तो होने दो। और बस हम लैंड हो गए, इमिग्रेशन हो गया, और मैं जब लगेज लेने के लिए गई, तो वहां पर 2-3 इंडियन भाई थे और वो खड़े थे और मेरा स्वागत कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने तो किसी को कांटेक्ट किया नहीं है, तो ये भाई कहाँ से आ गए? तो बोला हम बेरा हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और हम आपका स्वागत करने आए हैं, आप हमारे गेस्ट हो। तो मैं विचार में आ गई। फिर हम सामान लेकर के ऐसे ही वेट कर रहे थे और सामान का। तो वो भाई को मैंने बोला कि भाई आप का नाम नितिन भाई है? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा आप मुझे भूल गए हो, लेकिन भूलने का सवाल नहीं है, वो तो मेरी कॉलेज में लौकिक टाइम में, और मैं तो ये ब्रह्मा कुमारी बनी और ये कपड़े पहने, वो बिल्कुल हमको पहचान नहीं सकेगी। लेकिन मैं पहचान गई, बहुत साल हो गए थे लेकिन फिर भी। तो मैंने कहा कि मैं प्रतिभा, आपको पता है मैं ज़ैम्बिया में आपकी कजिन की फ्रेंड। तो इतने खुश हो गए, बजा अच्छा आप वो हो? मैंने कहा, बोला मैंने सीवी पढ़ा लेकिन मुझे ख्याल ही नहीं आया, अभी मुझे सब कुछ याद आ गया। तो हम लोग मिले थे कॉलेज में, और ये वो तो बहुत खुश हो गए। बोला बेन आप तो मेरी बहन ही हो, मेरी कजिन की फ्रेंड हो, इसलिए तो चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि दोनों तरफ से हमने वो किया, आपकी सेवा करेंगे। और ऐसे करते मेरे को बताया कि आपका अकोमोडेशन हमने एक वेजिटेरियन फैमिली में रखा है, और वहां पर
आप रहेगी और फिर कम्युनिटी में हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे। तो हम जब सब गए वहां जहां मुझे रहने का था, तो वो भी एक जॉइंट फैमिली थे, मदर और 2 भाई और पूरा उनका परिवार। तो मैं जब एंटर हुई, तो जैसे ब्राह्मणों का स्वागत कैसे होता है, फूलों से, बाबा के गीत से, तो मैं भी वंडर में आ गई कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे से भी पहले बाबा यहाँ पहुंच गया है। तो स्वागत किया, फिर समाज के बहुत लोग बैठे थे, 20 जितने लोग, भाई लोग और उनके युगल। फिर मेरे को पूछा कि आपको क्या करना है, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं प्रोग्राम्स करने आई हूँ, मैं यहाँ 5 दिन रहने वाली हूँ और फिर मैं मेन सिटी में जाऊंगी, मकुटू में। तो मैंने फिर धीरे से पूछा कि आप लोगों को कैसे मेरा डिटेल मिला। बोला कि वहां से इंडियन कम्युनिटी वालों ने भेजा था कि आपको ये बहन को स्वागत करना है, उनका अकोमोडेशन करना है, वो अपना खाना अपने आप बनाती है और प्रोग्राम्स करने हैं, इसलिए हम लोग आ गए आपको लेने के लिए। और फिर मैंने धीरे से वो जो फैमिली की बहू थी उनको पूछा कि आपको कैसे, कि ब्रह्मा कुमारी कभी आपके पास यहाँ आई है, आपको कैसे पता कि ऐसे सब स्वागत करते हैं, ये फूल लगाते हैं और ओम शांति करते हैं। बोला मेरी नानी माँ बहुत पुरानी ज्ञान में चलती है और मेरी मौसी भी चलती है, तो वो तो हमारे ही बाबा के बच्चे जिम्बाब्वे से निकले। हमारी भगवती बहन, तो अभी तो भगवती बहन ने शरीर छोड़ दिया है, वो समर्पित बहन थी और उसकी मदर, तो ये उनकी बड़ी बेटी की बेटी थी, तो मतलब ससुराल में थी, लेकिन उनको सब पता है कि उसकी नानी और उसकी मासी क्या क्या करते हैं। तो उस हिसाब से उसने हमारा वेलकम किया। बाबा किसी को भी निमित्त बना देता है। तो हमारे कॉलेज से भी मेरी फ्रेंड का भाई था, वो वॉर के कारण वहां गया था, इसलिए हमने बहुत उनको सपोर्ट दिया था मॉरल। तब भी मैं ज्ञान में चलती थी लेकिन समर्पित नहीं थी। और उनको भी पता था कि ब्रह्मा कुमारी लोग बाहर नहीं खाते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं था कि वो ही बहन ब्रह्मा कुमारी है। और हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए, और मैंने सेंटर में और लौकिक में भी बता दिया कि देखो मैं तो घर में ही आई हूँ, मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं हो रही है। तो वो धरनी पर मैंने पहली बार पांव रखा था, और देखो बाबा हमें कल्प पहले की स्मृति कैसे दिला देता है कि वो ही पहले पहुंच जाता है और सब ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप कैसे होता है। मुरली में तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक कदम हिम्मत का मुझे उठाना है, और वो एक कदम हिम्मत का मैं कैसे उठाऊं, निश्चय से कि जो होगा बेस्ट होगा और बाबा पहुंच जाता है। दूसरा वही देश का मेरे पास दूसरा अनुभव है कि मेरी फ्लाइट सब बहुत फिक्स थी, इसलिए मुझे 2 दिन में अभी निकलना था और दूसरी कंट्री में जाना था, ये कंट्री छोड़नी थी। यहाँ अभी सेवा हो गई, 10 दिन का ग्रुप कोर्स हो गया और सब कुछ हो गया, मतलब बहुत अच्छी सेवाएं हुई। तो मुझे जाना था, तो मुझे अचानक फोन आया। तो फोन में वो भाई बोलता कि बेन ओम शांति, मैं यहाँ से अबाउट 3 घंटे अवे एक सिटी है, छोटा सा टाउन है सैशाई करके, वहां पर रहता हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैंने ज्ञान राजकोट से लिया है और अभी मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, लेकिन मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी का सुना नहीं था। तो मैंने अभी सुना कि आप आए हो, तो मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, आपको मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो मैं तो अभी तो बाजू की कंट्री में बाय रोड जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो मेरे पास खाली 1 दिन है और फिर मुझे कंट्री छोड़ करके आगे जाना है सेवा में, और मेरे बुकिंग्स हो गए हैं, वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। मेरा बेन कुछ भी हो जावे, मेरे सिटी में, मतलब छोटा सा टाउन है, सिटी तो है ही नहीं, लेकिन आपको आना ही है, मेरी हॉलिडे है, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। तो मैं रिटर्न हुई, मैं बाय कार रिटर्न हुई 2 दिन में, 3 दिन में,
और फिर वो भाई एक कार से दूसरी कार में बैठी और मैं उनके साथ चली गई। तो उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि आज रात को हमने हिंदू कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम रखा है और मंदिर में रखा है। मैंने कहा अच्छा मंदिर भी है? बोला हाँ मंदिर भी है। और दूसरा मेरे को आपको बताना है कि बेन हमारा ये जो गांव है ना, वो 5 साल पहले बहुत बारिश गिरने से पूरा डूब गया था। को लोगों का सब कुछ खलास हो गया है, लोगों के मकान, लोगों का पैसा, मिल्कियत, सब कुछ खलास, गाड़ियां, कार, सब कुछ जंगल जैसा हो गया है, रास्ते टूट गए जब है। तो मैंने मन ही मन में इतना बाबा को थैंक्स किया, चलो ये लोग की इनविटेशन मैंने स्वीकारी और मैं जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हो गई। और पहुंचते ही रात को सीधा मैं मंदिर में स्टेज पे चली गई और हमने वहां पर 2 घंटा ज्ञान सुनाया, मेडिटेशन सिखाया और ऐसे करते करते हर एक जो भी आजू बाजू थे उनके घर में भी हमने विजिट किया। और दूसरे दिन तो मुझे निकलना था, तो दूसरे दिन मुझे निकलना था तो भाई ने बताया आज हॉलीडे थी, गांव में एक हमारे फ्रेंड की कार है वो लेकर के मैं आया था, लेकिन कल मैं आपको वापस छोड़ने के लिए नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लग्जरी बस में बिठा दूंगा, तो आप 3-4 घंटे में तो मपुटू पहुंच जाएंगे। और फिर दूसरे दिन मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कोई हर्जा नहीं भाई, आप मुझे बस में बिठा दो। तो दूसरे दिन सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे बस में बिठा दिया। बस मैंने देखी, नाम की लग्जरी कोच नाम है, लेकिन लग्जरी कोच का एक भी अंसार उसमें नहीं है, टूटी फूटी। और आप विचार करो कि कंट्री ही वॉर से निकली हुई है और फिर ये बारिश से फ्लड्स हो गए तो कैसा होगा हालत। लेकिन फिर भी चलो कोई हर्जा नहीं, हम तो बाबा की याद में बैठ गए और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग किया था, मुझे नींद भी आ गई तो मैं सो गई और 2 घंटे में आवाज आने लगा तो मैं जग गई। अभी मैं पूछती हूँ, सब चिल्ला रहे हैं, बस तो अटकी हुई है, रास्ते पर भर जंगल है। तो मैंने कहा कि व्हाट हैज हैपेंड, तो मैं तो वो इंग्लिश से यूज्ड टू हूँ, मुझे पोर्चुगीज का एक वर्ड भी नहीं आता है, तो वो तो समझते नहीं है, वो इंग्लिश का एक शब्द नहीं समझते। पूरी बस लोकल से भरी हुई थी, मैं एक ही फॉरेनर थी। तो मैंने काफी लोगों को पूछा, कोई नहीं कुछ समझा मेरा, इसलिए सब उतरे तो मैं भी उतर गई। और उतर गई, फिर मैंने देखा बस में से धुआं निकल रहा था, मतलब सब इसलिए डर रहे थे, तो सब अपना सामान निकालने के लिए जैसे अंदर धक्का लगा रहे थे, तो मैं भी करने जा रही थी मेरी बैग निकालने के लिए। तो एक लोकल अफ्रीकन बहन मोज़म्बिकियन थी, बहुत लंबी और चौड़ी, और वो मेरे पास आई और मेरे से कुछ बातें करने लगी। मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है लेकिन नाम पता नहीं है। तो वो कुछ बोली, अभी जब आपको किसी का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो आपको लगता है कि वो चिल्ला रही है, हाँ ऐसे ही लगता है ना। तो मैं भी खड़ी हो गई, मैं साइड में चली गई, फिर वो समझी नहीं, मैं समझी नहीं, मैंने सोचा मैं उसके बीच में आ गई हो, चलो मैं साइड में खड़ी हो जाऊं। ऐसे करते वो अपने बच्चे को लेके आई जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, और वो ब्रोकन इंग्लिश बोलता है, तो जो स्कूल में पढ़ता है ऐसा। तो उसने मेरे को बोला कि मेरी मामा पूछ रही है तुम कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा ओलिवेरिया टर्मिनस मपुटू, जो मुझे नाम पता है। तो बोला मेरी मम्मा बोल रही है कि तू ये कोने में खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई, फिर मेरी मम्मा बोलती है खाली तेरी बैग कौन सी है वो दिखा दे, तो मैंने दिखा दी। तो वो मामा ने उसके बेटे को बोला तू बैग सिस्टर की ले ले और साइड में खड़े हो जाओ। फिर ये गवर्नमेंट इतनी बेचारी टूटी फूटी है कि वो गवर्नमेंट कभी थोड़ी एक आपकी बस बगड़ी है तो दूसरी भेजेगी, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सब पैसेंजर्स अपना रास्ता निकाल रहे हैं, तो जो भी रास्ते में
पब्लिक बस है या ऐसा छोटा मोटा कुछ जा रहा है तो सब उसमें चढ़ जाते हैं। तो मैं भी ऐसे करने जा रही थी, तो वो मामा ने उसके बेटे को बोलो, उसको बोलो ये कोने में खड़ी रहे, तो मैं खड़ी रह गई। तो फिर वो मामा मेरे को देख रही है। फिर एक बहुत ब्रोकन कंट्री बस आई, जैसे इंडिया में वो एसटी होती है ना, तो इंडिया की एसटी भी अच्छी है। तो वो आई, तो मेरे को बोलती चल अभी हम इसमें जाएंगे। तो हम तीनों चढ़ गए, जगह तो थी नहीं। तो वो माता जी ने एक भाई को उठा दिया विंडो से और बोला ये मेहमान को बैठने दो, तो मैं बैठ गई। तो वो बेचारा खड़ा रहा, फिर उसको जगह मिला तो वो बैठ गया। फिर थोड़ा टाइम हुआ, हम ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल, एक शब्द में किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी इंग्लिश बोलता नहीं है। अभी तो वो देश में भी इतने सालों में बोलने लगे हैं, लेकिन तब तो कोई नहीं बोलता था। और मैं भी ब्रोकन मोर्स पोर्चुगीज बोल लेती हूँ अभी, लेकिन तब तो मैं नहीं बोलती थी। तो हम बैठे रहे बाबा की याद में। तो अचानक विंडो से जैसे कुछ पानी के छींटे आने लगे और बहुत बदबू थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो वो मामा ने कोई भाई को बोला कि तू उठ और इसको बिठा, हमारी मेहमान है। हाँ? वो तो मेरे को बाद में पता चला, लेकिन तब तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको उठा दिया, तो मुझे बोला तू यहाँ आके बैठ जा। मैं बैठ गई और फिर हम चलने लगे, ट्रैवल करने लगे। तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि बस से सब उतर गए हैं, खाली वो मामा और मैं, वो माताजी और मैं, हम दो ही है। उसका बेटा भी कहाँ चला गया वो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। और उसके बाद वो माताजी मुझे दिखा रही है, बस घुमा करके आई ना, तो हमारे कम्युनिटी समाज वाले 2-3 भाई खड़े थे। तो मेरे को बोलती है कि आपका भाई यहाँ है, खड़ा है, भाई भाई। तो मैं देखा, तो वो हमारे गुजराती भाई कम्युनिटी के, समाज के भाई थे, मुझे लेने आए थे क्योंकि वो भाई ने वहां से बता दिया था। और वो लोग गुजराती भी बोलते हैं और पोर्चुगीज भी बोलते हैं क्योंकि वहां के ही जन्मे हुए हैं। तो ये माताजी ने मुझे उनको सौंपा और कहा कि जब हमारी बस बिगड़ गई, और ये बेचारी सबको पूछ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन हम तो भाषा बोलते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोई फरिश्ता उतरा है बस से, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसको पूछने गई कि तू कौन है और कहां से है, लेकिन हम दोनों एक भाषा नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैंने मेरे बेटे को बोला और जो मैंने आपको सुनाया वो सब हुआ। तो वो बहन जी बोलती है मेरा बेटा है ना, हम बिजनेस के लिए आधे में जा रहे थे। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपको सूरत से अहमदाबाद जाना है, नहीं मेरे को सूरत से अहमदाबाद जाना है और आपको बड़ौदा उतरना है, तो वो बेटा बड़ौदा उतर गया और वो माता जी मुझे खास अहमदाबाद छोड़ने आई और फिर वो वापस गई अपना बिजनेस के लिए। तो बेटे को बोला तू काम करना शुरू कर दे। तो आप विचार करो कौन ऐसे करेगा जो हमको नहीं जानता है, कि हमको अंत तक छोड़ करके, सौंप करके वो वापस चली गई। मैंने तो थैंक यू किया, लेकिन बेचारी वो समझी कि नहीं समझी। लेकिन जब हम कार में गए तो ये भाई लोग ने मुझे पूरी डिटेल सुनाई। अभी मुझे ये भी पता नहीं है वो बहन कहाँ है, कौन है। वहां वो गांव में मैं बहुत बार जाके आई उसके बाद तो, लेकिन ये बहन का चेहरा, उसके बेटे को मैं कभी भूली नहीं हूँ। हमारे शुभ भावना और शुभ कामना में वो हमेशा है कि मुझे यहाँ तक छोड़ने आई। तो नए देश में नई भाषा, कुछ भी हम किसी को जानते नहीं, लेकिन फिर भी देखो मुझे कितने आराम से लेके आ गई। ये प्रेरणा कौन देता है? बाबा ही तो देता है। बुद्धि कौन पकड़ता है? बाबा ही। तो ऐसे करते ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है कि परीक्षा आती है, सिचुएशन आती है, लेकिन बाबा की मदद हमेशा रहती है। हमें ये देखना है। फिर दूसरा एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा था, वो यूरोप की ट्रिप पे थी। तो जयंती बहन ने मेरे को बोला, वो हमेशा दादी का संकल्प रहता था कि आप आपके रीजन में तो सेवा दो ही दो, लेकिन भारत में भी 1-2 महीना टाइम दो।
तो जब हम मधुबन आते हैं फरवरी में और अक्टूबर नवंबर में, तो मैं 10-10 दिन कोई भी सेंटरों में देती हूँ। जैसे कर्नाटक गई या बेंगलोर गई या पंजाब गई, जहां भी गई तो वहां पर हम टाइम देते हैं, गुजरात में भी देते हैं। तो दादी का संकल्प रहता है और दादी का ये भी संकल्प है कि आप आपके रीजन के अलावा और रीजन में भी सेवा करने के लिए जाओ, थोड़ा टाइम दो, पालना दो। तो जिति बहन ने मुझे बोला था कि बहन आपको क्रोएशिया में जो फॉर्मर युगोस्लाविया है, तो वहां पर आपको रिट्रीट कराने इनविटेशन है। तो हमने कहा खुशी से, और फिर बोला ये भी लगभग 7-8 साल हो गए और बोला कि और 7 देशों में आपको जाना है, तो आप उस अनुसार वीजा की तैयारी करना। हमने कहा ओके। मुझे नाम भी मिल गए थे, कॉन्टेक्ट्स भी मिल गए थे, बाबा के ही घर थे, सेंटर्स थे, वहां की वहां लोकल बहनें थी। तो मेरे को नाम में तो मोंटेनेग्रो था, फिर क्रोएशिया था, फिर बॉस्निया हर्सोगोविनिया, ये सब देश थे। तो साइबेरिया, मतलब ऐसे ऐसे देश थे, मुझे अभी पूरे तो याद नहीं है। तो मैंने वीजा लेना शुरू किया। मुझे 7 देशों में से 4 देशों का वीजा नहीं मिला। तो मेरे को ये लोग ने बोला कि आप ऐसे करो, जहां मुझे रिट्रीट के लिए जाना था वो भी नहीं मिला, बोला आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से ये देश से करो। हमने कहा ओके। तो फिर बुकिंग तो हमें अनुमान से करना पड़ता है, तो सब जगह हमने 2-2 वीक का टाइम दिया था, सब जगह नहीं, लेकिन फिर भी रिट्रीट वाली जगह पर 2 वीक और ऐसे ऐसे। तो हम गए, हमने फिर वीजा का अप्लाई किया, तो मुझे फिर रिजेक्ट हुआ, नहीं मिला वो देश का। फिर मैंने जिंदगी को बोला कि अभी मुझे वो वीजा नहीं दे रहे हैं, तो रिट्रीट के लिए आपको किसी को स्टैंड बाय रखना पड़ेगा, लेकिन और देशों का जहां मुझे मिला है मैं वहां चली जाऊंगी। तो एक देश का मुझे ये लोग ने बोला कि आप दूसरे यूरोपियन शेंगेन कंट्री का वीजा ले लो और फिर आप हमारी कंट्री में आ सकते हो वो वीजा पर। तो शेंगेन तो मुझे आराम से मिल जाता है, इसलिए मैंने ले लिया और मैं मोंटेनेग्रो गई, जहां का वीजा मुझे मिला था। वहां हमने 7 दिन बहुत सेवा की, बहुत अच्छी तरह से सेवा हुई, अच्छी अच्छी क्वालिटी सेवा हुई। और फिर वहां से मुझे बाय रोड, जैसे मिनी टैक्सी होती है ना, तो मिनी टैक्सी में मुझे दूसरे देश में जाने का था। तो हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ कि वीजा का हम पूरा यूटिलाइज करते हैं, लास्ट दिन तक हम वीजा को यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि चलो 1 वीक पहले मैं निकल जाऊं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि बहुत मेहनत से वीजा मिलता है, तो पूरा यूज करते हैं। तो मैंने मोंटेनेग्रो का भी पूरा यूज किया। आज रात को 12 बजे मेरे वीजा वो कंट्री के पूरे हो रहे हैं, और दूसरे कंट्री के तो मेरे पास शेंगेन वीजा था। तो मैं बस में चढ़ गई, मैं और दूसरी दो बाबा के बच्चे थे, वही कंट्री के थे। तो हम लोग आधे में पहुंचे ना, मैं समझती हूँ 11 रात को 11 बजा था और हमारी बस डिले हो गई। डिले होते होते मुझे रियलाइज हुआ, 1 सेकंड के लिए मुझे ये थोड़ा वेस्ट थॉट आ गया। वेस्ट थॉट क्या आया कि अभी बॉर्डर पे पहुंचेंगे ना, तो मेरा ये कंट्री का वीजा तो पूरा हो गया होगा। मैंने थोड़े घंटे ओवर स्टे कर दिया, क्योंकि बस डिले हो गई, नहीं तो हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। तो ऐसे करते मैंने बाबा को याद किया कि बाबा प्लीज ये लोग मुझे पूछे नहीं कि ओवर स्टे क्यों किया है, क्योंकि वहां तो सेकंड की बात होती है, और ये तो मैंने घंटों में ओवर स्टे कर दिया। तो बॉर्डर पे हम लोग रात को, मैं समझती हूँ अमृत वेला 2:30 को पहुंचे। सब बहुत भर नींद में थे, कम्युनिस्ट कंट्री था फॉर्मर, इसलिए थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग। तो सब पुलिस और सोल्जर्स बस में आए और हमारा पासपोर्ट मांगा, हमने पासपोर्ट दे दिया। वो लोग इमिग्रेशन में जाके स्टैंप लगा दिया और हम लोगों को उतरने नहीं दिया और हमारा पासपोर्ट वापस दे दिया। मैंने टॉर्च करके देखा तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैंप कर दिया, कुछ नहीं पूछा कि तेरा वीजा पूरा हो गया है, तूने ओवर स्टे किया है, कुछ भी नहीं। तो मैंने बाबा को बहुत थैंक्स किया और हम लोग चल पड़े।
और फिर हम दूसरी कंट्री में आ गए, जो कंट्री का नाम बॉस्निया था। तो बॉस्निया में मैं एंटर हुई, तो वो बहन मुझे लेने आई थी, सेंटर की ही बहन थी, बॉस्नियन थी। तो हम लोग 4 बजे बाबा के घर में पहुंच गए, 4-5 बजे। तो स्नान करके फिर मैं मुरली सुनाने चली गई, फिर थोड़ा आराम कर लिया, और वो बहन ने पूरे 5 दिन का मुझे प्रोग्राम दे दिया कि क्या क्या करेंगे। हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स होंगे, हमारा टॉक होगा, हम थोड़े बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। तो मैंने कहा हम सेवा में उपस्थित हैं। ऐसे करते 5 दिन कहाँ चले गए सेवा के, कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर मेरे को दूसरी कंट्री में फ्लाई करना था, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे 2 वीक स्पेयर मिल गया, क्योंकि वो कंट्री जो मुझे जाना था वहां का वीजा नहीं मिला, तो बीच में वो मेरे पास 2 वीक स्पेयर था। तो मैंने बुकिंग्स चेंज करने का ट्राई किया जब मैं बॉस्निया में थी, कि मैं बुकिंग चेंज कर दूं और 2 वीक जल्दी मैं नायरोबी चली जाऊं। तो मेरे को ये ट्रैवल एजेंट ने बताया कि तू जो 2 वीक बुकिंग चेंज करेगी ना, तो तुमको 750 यूरो भरना पड़ेगा। ओ, वो तो पूरे टिकट का ही प्राइस है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है चेंज, तो आप बताओ बीच में मैं क्या कर सकती हूँ, तो बीच में मैं कैसे मेरा टाइम यूज कर सकती हूँ। तो बोला आप, जयंती बहन ने मेरे को बोला आप नेदरलैंड्स चले जाओ, आप हॉलैंड चले जाओ, आप पोलैंड चले जाओ क्लास प्रोग्राम करने के लिए। तो मैंने फ्लाइट्स देखी, तो जो मैं वो चेंज करके, तो मुझे 250 करना पड़ता है, वो 750। मैंने कहा चलो वो इन्विटेशन मैंने ले लिया, और मुझे वाया वाया जाना है, चक्कर लगाना है, इस्तांबुल जाना है। तो ये लोग ने बोला कि 1 दिन के बदले आप 2 दिन रुक जाओ, तो क्लास करा करके जाओ, और पैसे में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं रुक गई, और मैंने कहा चलो मैं वहां जाऊंगी, इस्तांबुल जाके बाबा के घर में दोनों सेंटर में क्लासेस करा करके फिर आगे चली जाऊंगी। तो पूरा सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची बॉस्निया में, तो हमारे यहाँ के एयरपोर्ट्स की जो एयरपोर्ट फी होती है ना, पार्किंग फी, वो बहुत महंगी होती है। 20 यूरो होता है, 10 यूरो होता है। तो एक तो कोई हमको छोड़ने आता है, तो उसका तो मुझे अब शुक्रिया है ही, और दूसरा कि पार्किंग फी भरे तो मुझे खराब लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओ, कुछ होगा तो मैं फोन कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम होगा था। तो वो बहन को मैंने बोला आप मुझे छोड़कर चले जाओ, तो वो तो छोड़ के चली गई, और मैंने चेक इन कर दिया, मेरा सामान भी चला गया अंदर। लेकिन जब मैं इमिग्रेशन में गई, जहां स्टैंप लगाते हैं, तो वो बॉस्नियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे पूछा कि तेरा यहाँ का वीजा कहाँ है। तो मैंने कहा ये है, मैंने शेंगेन वीजा दिखाया। तो बोला ये तेरा यहाँ का वीजा नहीं है, हमारी कंट्री का वीजा चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे को तो बोला था कि मैं शेंगेन से आ सकती हूँ ये कंट्री में। बोला हाँ। उसने बहुत अच्छी बात मेरे को समझाई जो मुझे नॉलेज नहीं था। उसने कहा शेंगेन कंट्री से शेंगेन कंट्री यहाँ आना है तो आ सकते हैं, लेकिन आप तो नॉन शेंगेन कंट्री से यहाँ आए हो, आप अंदर आ ही नहीं सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि आपकी ही बॉर्डर, आपके ही ऑफिसर्स ने मुझे स्टैंप लगाया और आने दिया, मैं ये बॉर्डर से आई हूँ, तो आपके ही लोगों को मुझे स्टॉप करना चाहिए ना, लेकिन मुझे तो आने दिया। बोला नहीं, अभी आप नहीं जा सकती हो, फ्लाई नहीं कर सकती हो, आप वापस साराजेवो में जाओ, पेनल्टी भरो, दूसरा बुकिंग कराओ और दूसरी फ्लाइट में जाओ, ये फ्लाइट में तू नहीं जा सकेगी। तो मैंने पहले कहा कि मुझे यही फ्लाइट में जाना है। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि ये फ्लाइट में जाऊंगी तो 250 में पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी बुकिंग कराऊंगी तो 750 मुझे भरना पड़ेगा, तो इंडिया का तो लाख लाख हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को इसमें ही जाना है और अभी जाना है। बोला नहीं। मैंने कहा मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमको यहाँ भर देती। बोला वो पॉसिबल नहीं है, आपको हमारी हेड ऑफिस में जाके भरना पड़ेगा। तो आप विचार करो, मुझे सिटी में जाना है तो टैक्सी करनी है, फिर मेरा ये बुकिंग गया,
फिर मुझे दूसरा बुकिंग करना है, और जो मुझे सामने लेने आने वाला था उसको बताना है कि मुझे अभी दूसरे में लेने आना, फिर मेरे आगे के प्रोग्राम्स और क्लासेस में सब हो गए, कितना सारा। मैं 1 सेकंड के लिए खड़ी हो गई। मैंने उसको बहुत प्यार से भी समझाने का ट्राई किया। मैंने कहा, ब्रदर लिसन टू मी, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम अ इमिग्रेशन ऑफिसर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा इसको कुछ कहने का मतलब नहीं है। मैं 1 सेकंड के लिए आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित हो गई। आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होने से मैं शांत स्वरूप आत्मा बन जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हमारा चला ना बोलने का, और 1 आधी सेकंड में मैं शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड, मेरे बाबा से कनेक्टेड हो गई। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब बुद्धि मेरे से लगी हुई होती है तो क्लीन और क्लियर हो जाती है, कॉन्फ्यूजन वाली नहीं होती। तो बाबा जब टचिंग देता है तो वो टचिंग हमको तुरंत टच होता है। तो जैसे बाबा ने मेरे को बोला कि उसको बोल के चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर को मुझे बात करना है, तो मैंने कहा आई वांट टू स्पीक टू चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर। तो उसको लगा कि ये तो बात राइट है, ये क्यों बात करे, मैं ही जाके बात करूं ना, और मैं क्रेडिट ले लूं कि मैंने एक इलीगल पर्सन को कैच किया, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। बोलता ओके यू वेट हियर। तो वो गया चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर की ऑफिस में, और वहां से वो 5 मिनट में वापस आया। कंप्लीट परिवर्तन। क्या परिवर्तन, इतना सॉफ्ट और इतना नम्र और इतना मीठा, और मेरे को बोलता है मैडम आई एम सॉरी, द चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर टोल्ड मी कि आवर पीपल मेड द मिस्टेक कि तुमको अंदर आने दिया। तब मैं बोल सकती थी उसको कि मैंने तुमको बोला था ना, लेकिन नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा उसको सकाश दे रही हूँ, लाइट दे रही हूँ। और उसने कहा कि आप आज की फ्लाइट में, यही फ्लाइट में अभी जाएंगी, और उसने मेरे को बोला हैव अ सेफ ट्रिप और आप खुशी से जाओ, और मैं चली गई। तो बाबा कहते ना कि कम खर्च और बाला नशीन, कि बाबा के यज्ञ के पैसे पैनी पैनी मुझे बचाना है, और दूसरा पैनी पैनी मुझे सफल करना है। तो बचाना ऐसे है कि 250 से 750, तो इतना बाबा के यज्ञ का पैसा बच गया। मेरे पास था, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं क्यों देऊं ऐसे ही। दूसरा कि पैनी पैनी सफल करना, मतलब कि मुझे अंत में ये लगे कि मेरी ये ट्रिप, मैंने अथक सेवा, दिल से सेवा, क्वालिटी की सेवा की है, और बस सफल हो गया। जो खर्चा यज्ञ ने मेरे पर किया वो सफल हो गया। तो मुझे प्लेन में जब बैठी तो इतनी खुशी हुई कि इतना बाबा के घर का पैसा बचा और इतना हमारा सफल हुआ, और चलो आगे इतने देशों में हम लाभ दे सकेंगे। तो क्या होता है कि तब हमारी थकान दूर हो जाती है और हम अथक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को अंदर से होता है कि ये बहन मुश्किल से मिली है तो हम पूरा उनका लाभ ले लेवे। तो नेचुरली प्रोग्राम टू प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मुझे मुख से आवाज नहीं निकलना है कि मैं थक गई हूँ या मुझे नहीं जाना है या नहीं करना है, लेकिन बस अथक होकर के हम सेवा करेंगे तो सब सफल हो जाएगा। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा क्या एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई, और पूरी ही ट्रिप मेरी सफल हो गई। तो चलो एक कंट्री में मुझे वीजा नहीं मिला, लेकिन 3 कंट्री और कितने कंट्रीज में सब सेंटरों में कितना लाभ अनेक आत्माओं को मिला। तो या तो मैं ये देख सकती हूँ नेगेटिवली कि देखो ये लोग ने मेरे को 2 बार वीजा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये वो, और मैं व्यर्थ में चली जा सकती हूँ। लेकिन वहां फुल स्टॉप लगा दो और स्टार्ट अ फ्रेश में इतने सेंटर्स को मैंने लाभ दिया,
इसके अलावा मैं समझती हूँ 7+5 तो 12-13 सेंटर्स को 2 कंट्री में लाभ दिया। और इतने लोग खुश हो गए। और ये ड्रामा हमें तीसरी बात सिखाता है, दोनों तरफ, जहां जाते हैं वहां भी और जो जाता है उसको भी एवर रेडी का पाठ पक्का कराता है। मुझे भी एवर रेडी का पाठ पक्का, और जो जहां मैं जा रही हूँ वो सेंटर्स वाले भी इतने खुश हो गए। वो कह सकते थे नहीं आप हमको 10 दिन का नोटिस दो तो हम थोड़ी पब्लिसिटी करें, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, ये करें। नहीं, वो लोग ने भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और ग्रैब करके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं सेवा कराई मेरे से। तो बहुत ही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं आगे का एक मुस्लिम कंट्री का अनुभव आपको सुनाती हूँ। तो वो इतना सुंदर अनुभव है, अभी अभी का है। मैं सब जगह, हम सब बहनें और भाई एक प्रोजेक्ट कर रहे थे अफ्रीका में, पॉज फॉर पीस। तो पॉज फॉर पीस नई नई कंट्रीज में जहां सेंटर्स भी नहीं है, कभी गए भी नहीं है। तो जो नॉर्थ अफ्रीका है ना, तो नॉर्थ अफ्रीका इस्लामिक है, बहुत स्टॉन्च इस्लामिक। कंट्रीज कौन सी? तो इजिप्ट है, फिर मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, अपने नाम तो सुने ही होंगे। तो वहां पर हम लोग बहुत मुश्किल से कभी जा भी नहीं सके। कोई कोई गया है अपने लौकिक जॉब के कारण, लेकिन मैं तो कभी गई नहीं थी। तो वेदांती बेन का संकल्प था पूरे अफ्रीका में ये पॉज फॉर पीस का संदेश देना है। तो इंटरेस्टिंग ये है, ब्रह्मा कुमारी के नाम से आप कहेंगे ना हमको जाना है, वीजा के लिए अप्लाई होना है, तो वो लोग जल्दी आपको देंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा शब्द ही हिंदू हो जाता है, इसलिए वीजा जल्दी मिलता नहीं, ये कपड़े से भी नहीं मिलता। लेकिन पॉज फॉर पीस का बोलते हैं ना, तो वो तुरंत ही हमको वीजा मिल जाता है, क्योंकि शांति सबको चाहिए और ये कंट्रीज में तो खास चाहिए। तो इसलिए, और डेजर्ट्स है, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स। तो मैं अल्जीरिया में गई। तो अल्जीरिया में एक बहन मुझे, अल्जीरियन बहन मुसलमान, वो बहन मुझे यूएन में मिली थी मेरी मीटिंग में। तो उसने मेरे को बोला था आप आओ ना ये शांति का संदेश देने, अल्जीरिया में आओ। तो मैंने कहा ओके, और बोला मैं आपको वीजा के लिए स्पॉन्सर करूंगी और मेरे पास ही आप रुकना। तो मैंने कहा ओके, मैं तो बहुत इनोसेंटली हाँ कर दिया, मैंने क्या पता वो कहाँ रहती है। तो जब मैं सब कुछ स्टडी करने लगी, ओ बाबा, वो तो इतने दूर माउंटेन्स में रहती है। कोई आपको कहे आप इंडिया हमारे ही पास आना, और आप समझते बस मुंबई या दिल्ली में होगे, लेकिन कोई हिमालय में रहता है तो आप क्या करेंगे। तो इस रीति से ये भी जैसे फार्मिंग एरिया है वहां का, वहां पर माउंटेन्स में रहते हैं और कुछ भी वहां नहीं है। एक छोटा सा इंडिया का गावड़ा कैसा है, ऐसा है, मुझे पता नहीं था। और वहां एयरपोर्ट भी नहीं है, ट्रेन्स भी नहीं है, कुछ भी वो गावड़े में नहीं है। लेकिन मैं तो लैंड हुई, अभी लैंड हुई तो मेरे को 7 घंटे था, और वहां से फिर जो बड़े से बड़ा सिटी उसके विलेज के पास आता है वहां था 7 घंटे के बाद। और फिर वो 100 किलोमीटर दूर वो मुझे वहां से लेने आएगी और अपने गांव में ले जाएगी। मैं तो किसी को भी वहां नहीं जानती हूँ अल्जीरिया में, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो हम जाते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुई, अभी 7 घंटा मुझे बिताना है, और मैं बहुत ट्रैवल करते 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 आई, और मेरे पास थोड़ा खाना था। तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूं। तो एयरपोर्ट देखा तो बहुत नया नया था, बोला अभी नया नया बना है, कुछ भी उसमें खुला नहीं है, बैंक भी नहीं है ताकि मैं लोकल करेंसी में पैसा चेंज कराऊं, कुछ भी नहीं है, रहने की बैठने की जगह भी नहीं है अच्छी, अभी नया नया था। तो मैंने कहा मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट लेना है। लंबी लंबी लाइन में खड़ी रह करके मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। तो बोलते वो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, और इतना धूप क्योंकि डेजर्ट है, और चल करके आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना सामान, तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूं।
तो मैं ऐसे ही खड़ी थी, चक्कर लगा रही थी वो एयरपोर्ट पे, तो मेरे को 2 भाई आए, वहां के अल्जीरियन भाई आए, बोलते यू नीड हेल्प। अभी हमारी माइंड है ना, ये आयन एज पे थोड़ा करप्टेड माइंड है, कोई आपको थोड़ा हेल्प के लिए आता है ना, तो ये वंडर करते हैं कि इसको क्या चाहिए तो हमको हेल्प कर रहा है। जरूरी नहीं कि चाहिए, कोई निस्वार्थ सेवादारी भी होता है लौकिक दुनिया में भी। तो वो दोनों भाई आए, तो मैंने कहा हाँ मुझे देखो ये जगह जाना है, तो बोला चलो मैं आपको ले जाता हूँ, ये भाई ने बोला, और दूसरे ने बोला मैं आपको बाद में मिलता हूँ। मैंने कहा ओके। तो वो भाई ने मेरी ट्रॉली खींची और मैं सामान लेकर के हम लोग चले, बहुत चले बहुत चले, और चल करके हम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे गए। ओ बाबा, ये एयरपोर्ट तो अभी भी सही था, वो जहां हम पहुंचे वो तो एक पुराना पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग, और कुछ भी वहां नहीं है, लकड़ी के चेयर्स है। 7 घंटा में लकड़ी के चेयर पर कैसे बैठोगी? तो मैंने ये लोग को पूछा, वो भाई को, कि यहाँ पर कोई ऐसा वीआईपी लाउंज नहीं है जहां मैं पैसा पे करके बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 7 घंटा आराम से तो बैठो थोड़ा सोफा पर। तो ये लोग ने बोला कि है, लाउंज तो है, एक ही है, लेकिन वहां पर वो लोग करेंसी आपकी नहीं लेते हैं, कैश, कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास नहीं है। तो फिर वो भाई ने सोचा चलो, तो वो मुझे एक बहुत सुंदर ऑफिस में ले गया। पढ़ना तो पड़ता है, नजर तो चारों तरफ रखनी पड़ती है, क्योंकि एक भाई के साथ मैं अकेली हूँ। तो मैंने सब पढ़ लिया, मैं कौन सी ऑफिस में गई, स्टार एविएशन, ये वो, एयर कंडीशन ऑफिस, इतनी अच्छी सोफा, ये वो, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा जैसे डर लग रहा है। तो भाई बोलता तुमको पैसा कैश करना है ना, तो मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करके आता हूँ, आपको कितना चाहिए? मैंने कहा इतना। तो बोला इतना तो बहुत हो जाएगा, आप थोड़े घंटे के लिए यहाँ इतना सारा कैश नहीं कराओ, आप थोड़ा ही कैश कराओ। तो मैंने कहा जैसे आप समझो। और मैं बैठी थी, अचानक एक बहन आई, और बहुत लोकल, सब लोकल, वहां कोई भी इंडियन मैं नहीं जानती। तो अल्जीरियन बहन आई और मेरे को बोलती है कि मेरे को वो भाई ने भेजा है। तो वो भाई को टचिंग आ गया कि ये बहन मेरे साथ अकेली थोड़ी डर रही है। तो उसने उसके स्टाफ, ये कंपनी का काम नहीं है, ये पर्सनल काम है। तो वो बहन काम से निकल करके मेरे पास आई और बैठी, मेरे को बोलती तुमको कॉफी या कुछ पीना है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पीना है, लेकिन मेरा वो टिकट ले गया है, बोर्डिंग पास ले गया है, सब कुछ लेके गया है। तो बोला आप चिंता नहीं करो, वो अब भी आ जाएगा, वो आपका पैसा कैश करना था ना, एयरपोर्ट को कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो सिटी में गया है आपका पैसा कैश करने के लिए। आप विचार करो, कौन होगा जो वर्किंग आवर पे मेरे लिए इतना दूर जाएगा अपनी टैक्सी का खर्चा कर करके। और फिर मेरे को वो बहन ने बोला कि चलो हम अभी वो लाउंज में जाते हैं, डिपार्चर लाउंज। मैंने देखा लकड़ी के बेंच है, तो मैंने कहा मेरे को वीआईपी लाउंज आपका देखना है। तो बोला चलो हम देखते हैं उसमें क्या है। तो जब मैं एंटर हुई वीआईपी लाउंज में, सिंपल लेकिन बहुत कंफर्टेबल, वहां पर वॉशरूम है, बहुत सॉफ्ट सोफा है, पानी की बॉटल्स है बहुत अच्छी तरह से। तो वहां का जो स्टाफ था ना लाउंज का, वो सारे इकट्ठे हो गए, 7-8 लोग, और सब मुझे पूछने लगे, ये कपड़े देखे ना? तो बोलते तू तो फरिश्ता जैसी है, वो लोग मुसलमान है ना, तो बोलते अब तो फरिश्ता जैसे है, तो आप क्या करते हो? बस मैं खड़ी हो गई, ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, बॉस को पिसका दिखाया सारा, और वो लोग इतने खुश हो गए, पूरा स्टाफ फ्री था, क्योंकि अभी फ्लाइट्स आई नहीं थी कि लाउंज में वो लोग बिजी रहे। तो मैंने अच्छी सेवा 1 घंटा कर ली खड़े रह करके। और मेरे को क्या बोलते हैं कि हमको बताया ये लोग ने कि आपको यहाँ लाउंज में बैठना है, लेकिन आप हमारे गेस्ट हो, आप बैठो प्लीज, जितना घंटा बैठना है बैठो, आराम करो, हम चाय कॉफी पानी सब कुछ देते, वो तो पेस्ट्रीज केक सब कुछ लेके आ गए, और इतने खुश इतने खुश।
और मेरे साथ फोटो निकालते, मैंने टोली खिलाई, रक्षाबंधन का टाइम था तो मैंने राखी बांध दी उन सबको। मुसलमान इतने खुश हो गए, बोला हमने बॉलीवुड में देखा है ये, तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी रियल लाइफ में भी कोई हमको ये बांध रहा है। और मैंने उनको रक्षाबंधन का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सुनाया, और ऐसे करते मैं बैठ गई तो मैं तो खाऊंगी तो नहीं, लेकिन चलो मेरे को पानी तो मिल गया, मेरे पास अपना खाना था, मैंने खाया, उनसे टोली बांटी सबसे। वो लोग सब आए इतने खुश, वो भाई मेरा पैसा कैश करके लेके आया, तो मेरे पास लोकल करेंसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर प्लेन आया तो पैसेंजर्स आए, लाउंज भर गया। उसमें एक बहन किसी वो स्टाफ के साथ बात कर रही थी, बहुत रॉयल बहन थी लेकिन अल्जीरियन, और बात करके मेरे तरफ देखा, फिर वो आई मेरे से बैठने के लिए, मेरे को बोलती मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने कहा खुशी से बैठ। बोला मुझे योगा में बहुत इंटरेस्ट है, और वो भाई ने मुझे बताया कि आप योगा टीचर हो। तो मैंने कहा मैं फिजिकल योगा नहीं टीच करती, मैं बोला मेरे को मेंटली चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रेस है। तो मैंने कहा हम राजयोग सिखाते हैं, तो उसको सारा सुनाया, फिर उसको भी राखी बांधी, उसको भी सारा टोली और सब खिलाया, ब्लेसिंग दिया। वो इतनी खुश हुई, और उसकी तो तुरंत दूसरी फ्लाइट थी। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर ये हूँ, आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े, मेरा नाम यास्मीना है, डॉक्टर यास्मीना, और आपको कोई भी जरूरत, मुझे खाली एक व्हाट्सएप कॉल कर देना। और फिर वो चली गई, और फिर मैं भी 7 घंटे के बाद गई। वो लोग मुझे प्लेन तक छोड़ने के लिए आए, मेरे स्टाफ, वो जो स्टाफ थे। तो वो स्टाफ को मैंने ऐसे ही पूछा कि आपने मुझे पहले ऑफिस में बिठाया, फिर ये लाउंज में बिठाया, तो ये सब क्या था, मुझे समझ में ना है। बोला जो बहन ने आपसे बात किया ना, डॉक्टर यास्मीना ने, उसके फादर की ये कंपनी है, ऑयल कंपनी है, स्टार ऑयल और स्टार एविएशन एयरलाइंस कंपनी है, उनके वो ओनर है। और ये बहन, उसकी बेटी है, उसके भी बिजनेसेस है, वो रहती है दुबई में और आती जाती रहती है अपने बिजनेस के लिए, इसलिए वो आई है। और इतनी हम्बल, उसने मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि ये लाउंज भी मेरे फादर का है, ये कंपनी भी मेरे फादर की है, ये एरोप्लेन्स भी मेरे फादर है, कुछ भी नहीं बोला, इतने हम्बल। और फिर मैं चली गई। जब मैं खांचला पहुंची तो खांचला में मेरे को ये बहन मतलब वहां लेने आई, और फिर ये बहन ने मुझे, वो पहुंच गई ना, तो डॉक्टर यास्मीना ने मुझे मैसेज किया कि सिस्टर आपकी ट्रिप कैसी रही, और आप आराम से आपके फ्रेंड के पास पहुंच गई होगी। मैंने कहा मैं पहुंच गई हूँ अच्छी तरह से। ऐसे करते मैं वहां रही 3-4 दिन, और हमने सेवा की, और वहां से फिर हम आगे सेवा पे चले गए। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे को एक कांटेक्ट वाले ने कांटेक्ट भेजा कि दीदी अल्जीयर्स में जो कैपिटल सिटी है वहां आपको जाना है, तो ये मेरी फ्रेंड है, तो वो सिंधी थी, तो आप उनके गेस्ट बन सकते हो, आप उनके पास रह सकते हो। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे पास 2 दिन है, तो मैं जाऊंगी वहां सेवा करूंगी। और मैं वहां भी गई तो 2-3 दिन वहां रही, और वहां सेवाएं की, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, काफी सेवाएं रही, तो बहुत अच्छा रहा ये सिंधी फैमिली के पास भी। तो ये डॉक्टर यास्मीना मेरे को घड़ी घड़ी पूछती है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं आपको मेरा कार और ड्राइवर भेज सकती हूँ, आपको पूरा सिटी दिखाए। तो मैंने कहा ओके। तो वो ड्राइवर और कार आया, तो इतनी वीआईपी ड्राइवर और कार, जो ड्राइवर और कार ऐसा है तो वो लोग कैसे होते होंगे। और वो मुझे केनियन एम्बेसी में ले गए और सारा अल्जीयर्स दिखाया, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ऐसे करती ये आत्मा इतनी खुश हो गई, उसको तो मधुबन आना है, ये साल पीस ऑफ माइंड में, लेकिन अभी तो ये साल पीस ऑफ माइंड होगी नहीं, वीआईपी का जो प्रोग्राम है, लेकिन वो कांस्टेंट मेरे कांटेक्ट में है वो बहन। तो अभी 2 महीने पहले उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सिस्टर मेरे फादर को स्ट्रोक आया है, वो जर्मनी में है, प्लीज आप उनके लिए मेडिटेशन करना। मैंने कहा जरूर मैं करूंगी मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन किया। फादर ने तो शरीर छोड़ दिया, उसने बोला मैं भी जर्मनी पहुंची हूँ, मेरे फादर ने शरीर छोड़ा, अब मेडिटेट करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं कहा जरूर। तो ऐसे करते हम घड़ी घड़ी बात करते हैं। फिर मेरे को बोलती कि आप मेरे को अकाउंट नंबर भेजो, मुझे थोड़ी सेवा करनी है और धन से सेवा करनी है। तो मैंने विद्यार्थी बहन को पूछा कि ये तो बहुत नहीं है, बोला भेज दो, उसकी भावना है तो उसने सेवा भी भेजी। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि आप तपस्या करो। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि बाबा के कमरे में या एक रूम में बैठ करके आप घंटा तक बैठ जाओ साइलेंस में, वो तपस्या है। लेकिन सेवा के फील्ड में भी जो ये थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं, कष्ट, हार्डशिप, ये भी सब तपस्या है। इतने 7 घंटे मुझे एयरपोर्ट पर बैठना, ये भी तपस्या है। आपको इतने घंटों तक खाना नहीं मिलना, ये भी तपस्या है। तो तपस्या की परिभाषा बहुत ही डीप है और उससे बहुत फायदा होता है। मेरे को पता है अभी टाइम हो गया है, मुझे 2 बात जल्दी जल्दी सुना देनी है। एक तो बड़ौदा की बात सुनानी है। मैं बहुत यंग थी और हम लोग एक नजदीक के गांव में, वहां सेवा केंद्र नहीं था भादरण में, तो वहां पर बहुत मेहनत से भादरण में हम लोगों को प्रोग्राम मिला था शिवरात्रि का। क्योंकि क्या है, भादरण से एक भाई आता था डॉक्टर, वो कुमार था, मुकेश भाई करके, तो नेचुरली उनका सारा परिवार उससे विरोध था। तो बहुत मेहनत से हम लोगों को वहां प्रोग्राम का चांस मिला, तो हम लोग जा रहे थे। लेकिन उन दिनों में इतना बारिश गिरा कि हमारा वो जो पुल है ना, वो ब्रिज, वो टूट गया था। तो सारा बड़ौदा बंद कर दिया था, कोई भी यहाँ से वहां नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और संकल्प तो हमारा ये था कि भादरण में बहुत मेहनत से प्रोग्राम मिला है, तो हम आपको हाँ, अनम्यूट हो गया है आपका। हाँ अच्छा, ओके। हाँ, हो गया। हाँ, अनम्यूट था, अभी हो गया। हो गया। ओके फाइन। तो गीता बहन का संकल्प ये था कि हमको तो जाना ही है, ये प्रोग्राम मिस नहीं करना है। कोई भी टैक्सी वाला हमको स्टेशन तक नहीं ले जाता है। फिर भी हम लोग बहुत मेहनत से, भाई लोग थे, मुझे याद नहीं है मेरे साथ कौन कौन था, मैं, गीता बहन जो हमारी ज्ञान सरोवर शांति वन में है, एक्सक्यूज मी, और भाई लोग। तो पानी में, इतना पानी में हम लोग चल के, हमको पर्टिकुलर एरिया से ट्रेन मिलती थी जाने की, पता नहीं कैसे, मेरे को डिटेल याद नहीं है। मुझे खाली एक ही सीन बाबा का याद है कि हम लोग, भाई लोग ने ट्रंक पर सारे सीट पे रख दिए थे जिसमें स्पीकर्स और एग्जीबिशन के पिक्चर और सब कुछ था, और हम बहने साड़ी में से मतलब पानी में चल करके हम लोग भादरण पहुंच गए। और जब पहुंचे तो वहां पर एक जैसे ओपन हॉल जैसा होता है ना, ओपन होता है, तो वहां पर प्रोग्राम था। लेकिन वो भाई ने बोला, जो ऑर्गेनाइजर था, कि आज सुबह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और यहाँ लाइट के बिना तो रात को प्रोग्राम होगा नहीं, तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कोई हर्जा नहीं, आपको तो खाली सुनना ही है ना, देखना तो कुछ भी नहीं है अभी, तो कोई हर्जा नहीं, आप है ना कंटिन्यू रखो, गांव वालों को बोल दो आ जावे। तो वो लोग तो सब आ गए, गांव वाले बोले बोले। और हम लोग जैसे पहले कुमारियों को भी 2 छोटी को लेकर गए थे, तो उसको डांस करना था, हमने डांस सिखाया था दोनों कुमारी को। और गीत बहुत सुंदर था उन दिनों में कि अंधियारा सभी छा गया, उजियाला आ गया। हाँ, तो ऐसे करते वो भाई ने डांस का गीत रखा। दोनों कुमारियों को हमने बहुत एनकरेज किया कि आप कैंडल से डांस करो, और डांस किया। और एग्जैक्ट लास्ट सेंटेंस आया कि उजियाला आ गया, लाइट्स आ गई। तो गांव वालों को तो इतना भावना बैठ गई, इतनी भावना बैठ गई कि देखो ये रियली भगवान का ही काम है और किसी का है नहीं। और बहुत अच्छी तरह से
प्रोग्राम वहां पर हुआ। और मैं अभी मानती हूँ कि भादरा में तो सेवा बाबा का घर है, ऐसे मानती हूँ। तो ऐसे करते तब की भी सेवाओं के बहुत अनुभव है, अभी के भी है। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों को ये सुनाना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये लॉकडाउन में नायरोबी में हम 10 बहनें सेंटर में है, तो हमने 108 आवर्स की योग भट्ठी, साइलेंस और तपस्या की, अलग अलग रूप से की, अलग अलग डिजाइन से की। ऐसे नहीं 108 आवर्स एक ही व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमने 16 मार्च से शुरू किया था और 1 जुलाई को हमारे 108 डेज होते हैं और हमने 2 जुलाई को उसका क्लोजिंग किया। और जब क्लोजिंग किया तो वेदांती बेन तो ट्रांस मीडियम है, बाबा को थैंक्स करने जा सकती है अपनी रीति से, तो वो थैंक्स करने गई बाबा को। तो बाबा ने कहा बच्चियों ने बहुत तपस्या की, दिल से की, बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबा अभी एक सेवा दे रहा है आप सबको कि ये जुलाई का महीना शुरू हुआ है ना, तो पूरा महीना जुलाई का आप लोग जितनों को मिल सको फोन करो, मैसेज करो, मिलो, बात करो और जुलाई के महीने में हर एक को खुशी के झूले में झुलाओ। जैसे आप लोगों ने खुशी के झूले में झूले, ऐसे सबको खुशी के झूले में झुलाओ, क्योंकि अभी लोग बहुत भय में है, चिंता में है, दुखी है, तो सबको सुख दो, खुश करो। और दूसरा नायरोबी सेंटर के लिए बाबा ने कहा कि पूरा जुलाई महीना सुबह जो भी आता है बाबा के घर में पूरा दिन, क्योंकि यहाँ तो लॉकडाउन है तो बहुत नहीं आते, लेकिन जो भी आता है सबको टोली खिलाओ, एवरी डे नई नई टोली खिलाओ। तो अभी हमारी ये सेवा शुरू हो गई है, हर एक को हम सुनाते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं सुना दूं कि जुलाई के महीने में खुशी के झूले में झूलते रहो, सब बातें आएंगी, लेकिन आप झूले से नीचे उतरो नहीं और दुख का अनुभव हो नहीं, डर का अनुभव हो नहीं। बाबा के ही गोद में हम है और बाबा हमें उठा रहा है, बस वो अनुभव हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज भी बहुत सारी नई बातें हम बड़ौदा वासियों को सुनने को मिली। तो मुझे लगता है कोई आपके अनुभव पूरे थोड़ी ना हो गए प्रतिभा बहन। हाँ, तो क्यों नहीं फिर और एक सेशन बढ़ाया जाए आगे, क्या कहते हैं आप? जैसे आप कहो, सेवा में उपस्थित। ये सेवा की अनुभव की जो खदान है वो तो निकालना चाहिए, जितना माल निकले। वैसे अफ्रीका में खदान है बहुत है, तो ये एक खदान प्रतिभा बहन के रूप में है। और देखो प्यारे साथियों, सुना ना कैसे आत्मिक स्थिति के अभ्यास के द्वारा कितनी बड़ी प्राप्ति हो सकती है। तो अफ्रीका वासियों ने आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बहुत पक्का किया हुआ है, और वो फिर चाहे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने की बात हो या फिर स्टेज की बात हो। तो इसके संदर्भ में आपको एक वीडियो दिखाते हैं प्रतिभा बहन, और इस वीडियो का जिक्र आप आज क्लास के बाद वेदांती बहन से भी जरूर करना कि आज ये वीडियो बताया था, उनको भी शायद याद आ जाएगा इस वीडियो के बारे में। Zumbabam, 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 bom 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 bom, zumbabam, 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 bom 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 bom, zumbabam, 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 bom 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 bom, zumbabam, 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 bom 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 bom, zumbabam, 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 zumbabam. I am a soul living in the higher edge. I am a soul moving to the golden edge. I am a soul living in the higher edge. I am a soul moving to the golden edge. I am a soul living in the higher edge. I am a
soul, moving to the golden age. Soul, living in the higher age. I am a soul, moving to the golden age. I am a soul, living in the higher age. I am a soul, moving to the golden age. Lumhlaba mama house ikhaya lami lisezulwini ikola pentola ukuthulo kungapheli mama lumhlaba mama house. तो अफ्रीका वालों ने आत्मिक स्थिति का पाठ देखो कैसे पक्का किया हुआ है। तो वेदांती बहन जी को भी खास इस बात का, इस गीत का याद दिलाना। जरूर जरूर। ये हमारे जिम्बाब्वे के बाबा के बच्चे हैं, बुलोयो के, और वहां पर एक ग्रुप है ड्रम्स ऑफ पीस करके। तो वो लोग ड्रम्स ऑफ पीस की रिट्रीट्स करते हैं। वो लोग समझते हैं कि पहले के जमाने में अफ्रीका में जो भी चाहिए, बारिश चाहिए तो ड्रम्स प्ले करो, आपको जैसे फर्टाइल क्रॉप चाहिए तो ड्रम्स प्ले करो। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? वेलकम डॉक्टर साहब, झूम बबम। बोले लोगों के अंदर भी कितना प्यार और धगश है, ये भी इस गीत से सुना। बाकी हमारी दीदी से तो ये सीखा कि तपस्या खाली रूम में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जो सेवा है उसमें जो तपस्या दिखाई, तो हम भी सब तपस्या में आ गए थे। बैठे बैठे तपस्या में रहे, आपकी तपस्या देख के इतनी ये हिम्मत और भावना और ताकत देखी हमने। बहुत ही शुक्रिया आपका।